हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। जो सीरीज हिंदी मीडियम में चल रहा था इकोनॉमिक्स का, आज उसका चौथा यूनिट है जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ये चौथे यूनिट में भी 3-4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर पहला ही शुरू करते हैं जिसका नंबर है 188। लेकिन इस चैप्टर का, इस यूनिट का पहला, तो 188 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पूर्ति का अर्थ है, पूर्ति माने सप्लाई का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए उत्पादन की पद्धति, ऑप्शन नंबर बी आयात एवं निर्यात की वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं का भंडार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ति का अर्थ उत्पादन पद्धति से तो होता नहीं है, आयात निर्यात से होता नहीं है, तो ये आपका होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और सी कह रहा है वस्तु का भंडार, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा वस्तु का भंडार। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ति वक्र बताता है, पूर्ति वक्र बताता है। तो पूर्ति वक्र क्या बताता है? पूर्ति वक्र सीधा की प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, समझ में ना। तो ये पूर्ति वक्र बताता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो पूर्ति वक्र बताता है वस्तु के मूल्य को, ऑप्शन नंबर बी वस्तु की पूर्ति को, ऑप्शन नंबर सी मूल्य एवं वस्तु की पूर्ति को, ऑप्शन नंबर डी वस्तु का उत्पादन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि पूर्ति वक्र बताता है मूल्य एवं वस्तु की पूर्ति। प्राइस और सप्लाई बताता है, प्राइस और सप्लाई की पूर्ति के बारे में बताता है पूर्ति वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रेता वस्तुओं को डैश डैश मूल्य से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए है सीमांत मूल्य पर, ऑप्शन नंबर बी है औसत मूल्य पर, ऑप्शन नंबर सी है निर्धारित मूल्य पर, ऑप्शन नंबर डी है आरक्षित मूल्य पर। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन की विक्रेता वस्तुओं को डैश डैश मूल्य से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी आरक्षित मूल्य पर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, अति अल्प काल में पूर्ति होगी, अति अल्प काल में पूर्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः बेलोचदार, ऑप्शन नंबर बी लोचदार, ऑप्शन नंबर सी समानांतर, ऑप्शन नंबर डी परवलयाकार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। अति अल्प काल में पूर्ति होगी, पूर्णतः बेलोचदार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 192, इनमें से कौन पूर्ति नियम को बताता है? इनमें से कौन पूर्ति नियम को बताता है, माने लॉ ऑफ डिमांड को बताता है? तो S इजिकल टू एफ इंटू पी, एस इजिकल टू एफ इंटू 1/p, एस इजिकल टू एफ इंटू पी क्यू आर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। एस इजिकल टू एफ इंटू पी, मतलब कि सप्लाई क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन होता है प्राइस का। अगला देखते हैं, फलनात्मक संबंध होता है प्राइस का। अगला क्वेश्चन, पूर्ति की लोच की माप को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डेल्टा क्यू एस बटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस बटा डेल्टा पी, ऑप्शन नंबर बी है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, ऑप्शन नंबर सी है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा एस अपॉन क्यू। तो ऑप्शन नंबर डी है डेल्टा पी अपॉन एस अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन पी। ये यहाँ देखने से तो यही लग रहा है कि ऊपर नीचे करके लिखा है। अगर बुक किसी ने पढ़ा हुआ है तो फटाक क्वेश्चन का आंसर मारेगा, समझ में आया ना। तो यहाँ सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ 193 का ए, डेल्टा क्यू एस बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू एस बराबर डेल्टा पी। ओके, तो एक फटाक आंसर। इसीलिए कहा जाता है कि बुक को टॉपिक वाइज पढ़े, बुक पढ़ने से पता चल जाएगा। इधर उधर लिखा हुआ है लेकिन जो एग्जैक्ट है वो बुक पढ़ने से हमें पता चला है कि वो एग्जैक्ट कौन सा है, तो वो पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिग्मा एस बताता है कि पूर्ति की लोच, ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः बेलोचदार है, ऑप्शन नंबर बी बेलोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी कम लोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा आपका आंसर 194 का ए पूर्णतः बेलोचदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 195 का, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु की पूर्ति तथा कीमत में सीधा संबंध, ऑप्शन नंबर बी पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ऑप्शन नंबर सी पूर्ति निर्माताओं से प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 196,
पूर्ति को निर्धारित करने वाले निम्न में कौन से तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर ए फर्मों के लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन के साधनों की तकनीक, ऑप्शन नंबर डी तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि पूर्ति के निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं फर्मों के लक्ष्य, उत्पादन के साधनों की तकनीक, उत्पादन के साधनों की तकनीक, ऑप्शन नंबर सी तकनीक में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। यहाँ अगला क्वेश्चन है 197, पूर्ति के नियम का लागू होने का, पूर्ति के नियम का लागू होने का निम्न में से क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है फर्मों का प्रवेश तथा छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी है स्टॉक में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है वस्तुओं के कई प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ति वक्र पर संचलन, पूर्ति वक्र पर संचलन, ऑप्शन नंबर मूल्य के कारण, ऑप्शन नंबर बी मूल्य को छोड़कर अन्य सभी के कारण, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, एंड डी मूल्य 1% परिवर्तन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका चले। तो अगला क्वेश्चन है 198, ये कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्ति वक्र के संचलन डैश डैश, ऑप्शन नंबर है मूल्य के कारण, ऑप्शन नंबर बी मूल्य को छोड़कर अन्य सभी के कारण, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, एंड डी मूल्य 1% परिवर्तन। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मूल्य के कारण, मूल्य के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% माने 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक लोचदार, ऑप्शन नंबर बी लोचदार, ऑप्शन नंबर सी बेलोचदार, ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः बेलोचदार। तो कह रहा है 199 यहाँ पे कह रहा है कि बेलोचदार होगी। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 55% की वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की पूर्ति होगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कीमत में 40 और पूर्ति में 55, तो मतलब कि कीमत में कम परिवर्तन हुआ है और पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन है, तो उसे क्या कहेंगे? उस स्थिति में वस्तु की पूर्ति होगी क्या? ऑप्शन नंबर ए लोचदार होगी, ऑप्शन नंबर बी अधिक लोचदार होगी, ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः लोचदार होगी, ऑप्शन नंबर डी बेलोचदार होगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बेलोचदार। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 18% कीमत बढ़ने से पूर्ति 27%, 18% कीमत में मैंने प्राइस में कीमत बढ़ने से पूर्ति में 27% बढ़ जाती है तो पूर्ति की लोच होगी। तो पूर्ति की लोच हो जाएगी, परिभाषा लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि यहाँ ए 1.5 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूर्ति की लोच इकाई है, पूर्ति की लोच इकाई है माने ES इजिकल टू 1 है, तो इकाई का मतलब होता है ES इजिकल टू 1 है, इकाई है। वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि उसकी आपूर्ति में कितने प्रतिशत वृद्धि लाएगी? तो कह रहा है कि 15% की वृद्धि होगी तो उसकी आपूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि लाएगी? कीमत में अगर वृद्धि हुआ है 15% तो उसकी आपूर्ति में कितना परसेंट की वृद्धि लाएगी? अगर इकाई है तो ES इजिकल टू 1 है तो यहाँ पे सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा 15% जितना, क्योंकि ES इजिकल टू 1 कहता है कि जितना प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज। तो यहाँ डी इज द राइट आंसर। 15 प्राइस में चेंज होगा तो सप्लाई में भी कितना चेंज होगा? 15% का ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्ति वक्र जब खड़ी सरल रेखा होती है तब यह बतलाती है। ऑप्शन नंबर ए इकाई लोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः लोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी सापेक्षतः लोचदार पूर्ति। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। अगला क्वेश्चन देखें, पूर्ति वक्र व्यक्त करती है कि कीमत तथा आपूर्ति की गई मात्रा।
पूर्ति वक्र व्यक्त करती है कि कीमत तथा आपूर्ति की गई मात्रा। ऑप्शन नंबर ए विपरीत रूप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी विपरीत रूप से अनुपातिक तथा विपरीत रूप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक तथा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली रिलेशन होता है। पूर्ति वक्र व्यक्त करती है कीमत तथा आपूर्ति की गई मात्रा में प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक तथा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ऑप्शन नंबर क्या, क्वेश्चन कह रहा है 206 नंबर, जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है, जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति में ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी है कमी होता है, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी है वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ति सरकार की कर नीति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आता है, ऑप्शन नंबर डी स्टॉक तथा पूर्ति हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्टॉक तथा पूर्ति में अंतर होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ति निम्न में किससे जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है किस समय की अवधि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कीमत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु की कीमत, ऑप्शन नंबर बी संबंधित वस्तु की कीमत, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन साधनों की कीमत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि निर्धारक घटक इनमें से सभी है, कीमत भी है, संबंधित वस्तु की कीमत भी है, उत्पादन साधनों की कीमत भी है। अगला क्वेश्चन, पूर्ति के नियम को निम्न में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो इस सारे को देख लेंगे और कौन सा फलन प्रदर्शित करता है ये बता देना है। पूर्ति के नियम को, लॉ ऑफ सप्लाई को कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो अगर चैप्टर वाइज, बुक वाइज, टॉपिक वाइज पढ़े होंगे तो फटाक आपके नजर में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको इधर उधर करके थोड़ा सा दिया हुआ है। तो सीधा सा पूर्ति का नियम क्या बताता है आप बता सकते हैं यहाँ पे कि सप्लाई क्या करता है, फंक्शनल रिलेशन होता है किसका, प्राइस का। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इधर उधर भी दिया हुआ है तो इसलिए बुक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आंसर सीधा दिखता है इन सारे क्वेश्चनों में। आगे कह रहा है कि पूर्ति के नियम की निम्न में कौन सी मान्यताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सी मान्यताएं हैं, तो जो क्योंकि कह रहा है कि प्राइस को छोड़कर सारे मान्यताएं हो जाती हैं। तो बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पत्ति के साधन की कीमतों स्थिर रहना चाहिए, जो उत्पत्ति के साधन है उसका कीमत क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है, अगर तकनीकी ज्ञान का स्तर बढ़ जाएगा तो भी सप्लाई गड़बड़ हो सकता है। आगे कह रहा है कि पूर्ति में कमी के नियम में कौन सा कारण है, पूर्ति में कमी के नियम, पूर्ति में कमी के निम्न में कौन से कारण है। पूर्ति में अगर कमी आता है, सप्लाई में अगर कोई कमी आता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन लागत में वृद्धि, सही है, ऑप्शन नंबर बी है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी है उद्योग के फर्मों की संख्या में कमी, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये सारे कारण है कमी होने के, सप्लाई में कमी होने के, ये सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। चलिए, तो 212 का डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 213। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 213 है, क्या रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर उठता है, ऑप्शन नंबर सी पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, कि ये सारे ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध माने पॉजिटिव रिलेशन को व्यक्त करता है मांग का नियम, नहीं, पूर्ति की लोच, नहीं, पूर्ति का नियम व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 214 का सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 215 कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति अपरिवर्तित हो तो पूर्ति का स्वरूप निम्न में
निम्न में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोचदार होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बेलोचदार होगा, ऑप्शन नंबर पूर्ण लोचदार, ऑप्शन डी कह रहा है पूर्ण बेलोचदार होगा। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण लोचदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की आपूर्ति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? वस्तु की आपूर्ति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए क्रेताओं की आय पर, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत पर, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित आवश्यकताओं पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी उत्पादन लागत पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पूर्ति को प्रभावित नहीं करते हैं? इनमें से कौन पूर्ति को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फर्म का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है सरकारी नीति, ऑप्शन नंबर सी है स्थानापन्न वस्तु, ऑप्शन नंबर डी है ग्राहक की संतुष्टि। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी ग्राहक की संतुष्टि। इनमें से कौन पूर्ति को प्रभावित नहीं करती है? ग्राहक की संतुष्टि। अगला क्वेश्चन पूर्ति वक्र का ढलान सामान्यतः होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ति का ढलान धनात्मक होता है, ऋणात्मक तो लॉ ऑफ डिमांड का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति की लोच का अर्थ है, पूर्ति की लोच का अर्थ है तो सीधा सा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है 219 का, ये इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे चीजें गड़बड़ सड़बड़ है। तो यहाँ ES इक्वल टू हो जाता है ये सारे, इसीलिए किताब को पढ़ना, टॉपिक वाइज क्लासेस करना जरूरी होते हैं। यहाँ देखना पूर्ति कब अधिक लोचशील होती है? जब डेल्टा क्यू ज्यादा है डेल्टा पी से, जब डेल्टा क्यू कम है डेल्टा पी से, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा पी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। तो पूर्ति कब अधिक लोचशील होती है पूछ रहा है। तो यहाँ आंसर हमको लग रहा है कि ये सारे देखने से लग रहा है कि अगर आप पूर्ति की लोच आप पढ़े होंगे 5 प्रकार की होती है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो सीधा सा दिख रहा है कि अधिक लोचशील पूछ रहा है यहाँ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट है ए। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, किसी वस्तु की पूर्ति की लोचशीलता बताएं, किसी वस्तु की पूर्ति की लोचशीलता बताएं। ऑप्शन नंबर ए है बेलोचदार, ऑप्शन नंबर बी है अधिक लोचदार, ऑप्शन नंबर सी है क्रम लोचदार, ऑप्शन नंबर डी है इकाई लोचदार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा ए बेलोचदार। अगला क्वेश्चन होता है देखें, पूर्ति का नियम पूर्ति के कीमत के बीच बतलाता है। विपरीत संबंध नहीं, ये तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है। धनात्मक संबंध, हाँ धनात्मक संबंध, किसी संबंध को नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो कहना है पूर्ति का नियम पूर्ति के कीमत के बीच कैसा संबंध बताता है? धनात्मक संबंध बताता है। विपरीत संबंध तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है, पूर्ति वक्र का प्रारंभिक पूर्ति वक्र से। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर सरक जाना, नीचे की ओर सरक जाना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी उसी पूर्ति वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर संचलन, डी ए एंड बी दोनों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ए एंड बी दोनों ही सही है। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, लगातार वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।